नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक पालन एवं लेखाकर्म इस विषय के अध्याय पहला साझेदारी संस्था का परिचय एवं अंतिम लेखे पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, साझेदारी संस्थाएं 3 अंतिम लेखे बनाती है: व्यापार लेखा, लाभालाभ लेखा और स्थिति विवरण। तो उसमें से जो व्यापार लेखे का प्रारूप है, यह हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लाभालाभ लेखे का प्रारूप। तो लाभालाभ लेखे में भी सबसे पहले शीर्षक लिखा जाता है। इसमें मेसर्स का फर्म का नाम का लाभालाभ लेखा। उसके बाद में आता है 31 मार्च वर्ष को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। इसमें भी लाभालाभ लेखे में भी व्यापार लेखे के जैसे ही लेखे के 2 भाग किए जाते हैं, एक विकलन पार्श्व अर्थात डेबिट और दूसरा समाकलन पार्श्व अर्थात क्रेडिट। तो विकलन में लाभालाभ लेखे में सारे अप्रत्यक्ष व्ययों को लिखा जाता है, जबकि व्यापार लेखे में सभी प्रत्यक्ष व्ययों को लिखा जाता है। अब अप्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष व्यय यह विक्रय और व्यवसाय संचालन से संबंधित जो भी व्यय होते हैं वह अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं, और जो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं वो क्रय से संबंधित होने के कारण उसे व्यापार लेखे में दर्शाया जाता है। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि विकलन पक्ष में कौन कौन से पद आते हैं व्यय के। उसमें पहला पद, सबसे पहले तो सकल हानि लिखी जाती है, जो कि व्यापार लेखे के समाकलन में लिखी होती है और वहां से लाभालाभ लेखे में स्थानांतरित होती है। तो उसकी प्रविष्टि होती है लाभालाभ लेखा विकलित और व्यापार लेखा समाकलित। इस तरीके से सकल हानि यहाँ लिखी गई है, और यदि व्यापार लेखे में सकल लाभ निकलता है तो वहां पर उसको विकलन में लिखा जाता है, और यहाँ पर लाभालाभ लेखे के समाकलन में उसको स्थानांतरित किया जाता है। तो उसकी प्रविष्टि होती है व्यापार लेखा विकलित, लाभालाभ लेखा समाकलित। इसलिए सबसे पहला पद यहाँ पर सकल लाभ का लाभालाभ लेखे के समाकलन में आता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो भी व्यय दिए गए हैं उनमें से वेतन, वेतन तथा वृत्ति, अनुत्पादक वृत्ति। अनुत्पादक वृत्ति वो होती है जो उत्पादन से संबंधित नहीं होती है, तो इसको यहाँ पर लाभालाभ लेखे में लिखा जाता है। उसी प्रकार से कार्यालय व्यय, सामान्य व्यय, विविध व्यय, लेखन व मुद्रण व्यय, डाक व तार व्यय। लेखन व मुद्रण व्यय का अर्थ होता है प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी। अब यहाँ पर विविध व्यय, लेखन व मुद्रण व्यय, डाक व तार व्यय, टेलीफोन व्यय, विद्युत व्यय, वैध व्यय। वैध व्यय क्या होते हैं? जो कि कानूनी व्यय होते हैं। कई बार हमारे कुछ केसेस कोर्ट में होते हैं, तो वहाँ पे हमको व्यय करने पड़ते हैं, कोर्ट फीस, स्टैम्प्स या फिर कोर्ट स्टैम्प्स के जो भी खर्चा आता है, या फिर वकील को जो फीस देनी पड़ती है, उसे इन सबको वैध व्यय में इस हेड के अंतर्गत डाला जाता है। उसके बाद आता है अंकेक्षण शुल्क। अंकेक्षण शुल्क यह लेखों का ऑडिटिंग कराने के लिए जो फीस दी जाती है ऑडिटर को, उसे अंकेक्षण शुल्क कहा जाता है, उसको इसमें लिखा जाता है। अधिकोष शुल्क में जैसे बैंक अकाउंट में हमारे कई बार लेजर फोलियो चार्जेस आपने देखे होंगे, वो लगाए जाते हैं, और बैंक चार्जेस भी लगाए जाते हैं, तो उसे अधिकोष शुल्क में लिखा जाता है। और उसके बाद है दत्त ब्याज। यदि फर्म ने किसी से ऋण लिया है तो उसके ऊपर ब्याज देना होता है, उसे यहाँ पर दत्त ब्याज में लिखा जाता है। उसे वृद्धि भी कहते हैं। गोदाम किराया, भाटा किराया, दर व कर, बीमा और दत्त अपहार। दत्त अपहार यह डिस्काउंट होता है, जो छूट होती है, जो हमने जिनको माल बेचा है उनको हमने छूट या अपहार दिया होता है, उसकी राशि यहाँ पर लिखी जाती है। उसके बाद में विज्ञापन। निर्यात शुल्क। निर्यात शुल्क यह विक्रय से संबंधित होता है। ऐसे विक्रय से जो कि हमने दूसरे देशों में किया है उसके ऊपर हमें निर्यात कर भरना पड़ता है, और निर्यात कर यह लाभालाभ लेखे में लिखा जाता है, जबकि आयात कर यह व्यापार लेखे में लिखा जाता है, और निर्यात कर यहाँ पर लाभालाभ लेखे में लिखा जाता है। निर्गत वाहन व्यय। निर्गत वाहन व्यय यह बेची गई वस्तुओं को, जिसने खरीदी है वस्तुओं वहां तक पहुंचाने के लिए जो वाहन का व्यय होता है उसे निर्गत वाहन कहते हैं, और उसको लाभालाभ लेखे के विकलन में लिखा जाता है। जबकि आगत वाहन व्यय यह क्रय की गई वस्तुओं पर होता है, इसीलिए उसको व्यापार लेखे में लिखते हैं। उसके बाद में है समेषण अर्थात पैकिंग। जब हम वस्तुएं बेचते हैं तो उसकी पैकिंग के ऊपर जो खर्चा आता है उसको इसमें लिखा जाता है। प्रवास व्यय। और उसके बाद में अशुद्ध ऋण। अशुद्ध ऋण यहाँ पर मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगी, वैसे तो ये 11वीं में हो जाता है। अब यहाँ पर अशुद्ध ऋणों में वह राशि लिखी जाती है जो कि हमने वस्तुएं उधारी में बेची रहती है, उसकी वसूल नहीं हो पाती है, उसे अशुद्ध ऋण कहते हैं। और उसके बाद आता है, उसमें प्लस जोड़ा जाता है नया अशुद्ध ऋण। नया अशुद्ध ऋण यह परीक्षा सूची में नहीं दिया होता है, यह समायोजनों में दिया होता है, जो कि बाद में हमें पता चलता है कि हमने इसका लेखांकन नहीं किया है, तो उसको समायोजनों में दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं
उदाहरण में परीक्षा सूची और समायोजनाएं दी होती है। समायोजनाएं अर्थात एडजस्टमेंट जो कि बाद में करने होते हैं, 31 मार्च के बाद जो व्यवहार रह गए थे करने की प्रविष्टियां, उनकी प्रविष्टि करनी होती है, तो उसे नया अशुद्ध ऋण कहा जाता है। और उसी प्रकार से नई संदिग्ध ऋणार्थ संचिति, अब ये संदिग्ध ऋणार्थ संचिति अधमरणों के ऊपर अर्थात डेटर्स के ऊपर में कैलकुलेट होती है। इसका एक निश्चित प्रतिशत समायोजनाओं में दिया होता है, इसलिए इसको नई संदिग्ध ऋणार्थ संचिति कहा जाता है। संदिग्ध ऋणार्थ संचिति या परीक्षा सूची में जो दी होती है उसे पुरानी संदिग्ध ऋणार्थ संचिति कहते हैं। अर्थात पुराना अशुद्ध ऋण और पुरानी संदिग्ध ऋणार्थ संचिति या परीक्षा सूची में दी होती है, और नया अशुद्ध ऋण तथा नई संदिग्ध ऋणार्थ संचिति यह समायोजनाओं में दी होती है। तो हम ये टर्म्स तो शब्द हमें पता चल गए। अभी हमें इसका जो समीकरण बनता है वह इस प्रकार बनता है, अशुद्ध ऋण प्लस नया अशुद्ध ऋण प्लस नई संदिग्ध ऋणार्थ संचिति माइनस पुरानी संदिग्ध ऋणार्थ संचिति। अब इसके जो नेट अमाउंट आती है वह आउटर कॉलम में लिखी जाती है। ये तीनों की टोटल में से पुरानी संदिग्ध ऋणार्थ संचिति की राशि घटा दी जाती है। और जब कभी पुरानी संदिग्ध ऋणार्थ संचिति की राशि ज्यादा होती है ये तीनों की टोटल से, तो उसको हम समाकलन पार्श्व में दर्शाते हैं। हम जब वो समाकलन पार्श्व में कैसे दर्शाते हैं हम बाद में सीखेंगे। पहले हम विकलन के पद देख रहे हैं। इसमें भविष्य निधि को अंशदान, जो कर्मचारी होते हैं व्यवसाय में उनका पीएफ काटा जाता है, उसे भविष्य निधि कहा जाता है। और जब नियोक्ता खुद का जो भाग रहता है अंशदान का, जिसे गवर्नमेंट के खाते में जमा करना पड़ता है, तो यह फर्म के लिए व्यय होता है, और इस व्यय को भविष्य निधि को अंशदान ऐसे इस हेड के अंतर्गत लिखा जाता है। जीर्णोद्धार तथा नवकरण, जब संपत्तियों टूट जाती है तो उसमें दुरुस्ती करनी पड़ती है, तो उसे जीर्णोद्धार कहते हैं। और यदि कुछ उसमें रिपेयर करना पड़ता है तो उसे पूरा हेड आता है उसका जीर्णोद्धार तथा नवकरण, यानी कि उसे नवीनीकरण के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है तो वह भी उसमें डाला जाता है। पूंजी पर ब्याज, अब यहाँ तक जो सारे पद थे वह हमारे 11वीं कक्षा में हो चुके हैं, लेकिन अब इसके आगे के जो पद हैं वह साझेदारी संस्थाओं से संबंधित होने के कारण ये इस साल नए आए हैं। जैसे कि पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज साझेदारों को वेतन तथा वर्तन, उसी प्रकार साझेदारों के ऋणों पर ब्याज, ये सभी जो पद हैं यह साझेदारों के समझौते में लिखे होते हैं। इससे संबंधित जो भी शर्तें होती है वह साझेदारों के बीच जो समझौता हुआ रहता है, जिसे साझेदारी संलेख कहा जाता है, उसमें लिखे हुए होते हैं। उसके आधार पर उनका कैलकुलेशन होता है और उस हिसाब से ये यहाँ पर लाभालाभ लेखे के विकलन में दर्शाए जाते हैं, क्योंकि यह फॉर्म के लिए व्यय होते हैं। जब पूंजी व्यवसाय में लगाई जाती है साझेदारों के द्वारा, तो उसके ऊपर में साझेदारों को ब्याज दिया जाता है, तो उसे कहते हैं पूंजी पर ब्याज। और यदि साझेदारों को वेतन दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, तो उसे कहते हैं साझेदारों को वेतन तथा वर्तन। उसके बाद साझेदारों ने यदि ऋण दिया है फॉर्म को, तो उसके ऊपर में उन्हें ब्याज देना पड़ता है, तो उसे कहते हैं साझेदारों के ऋण पर ब्याज। अब इस लेखे में अंत में आता है शुद्ध लाभ। जो लाभालाभ लेखे का उद्देश्य होता है शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करना। अब जब लाभालाभ लेखे का पूरा योग करने के बाद में उसका आधिक्य निकाला जाता है, यदि समाकलन आधिक्य आता है तो उसको विकलन में लिखते हैं और उसे शुद्ध लाभ कहते हैं। अब इसमें और एकल व्यापारी के लेखों में यहाँ पर अंतर यह है कि इसमें जो शुद्ध लाभ निकलता है वह सभी साझेदारों के बीच वितरित होता है। अब इसमें किस अनुपात में किया जाएगा वितरण, इसके बारे में साझेदारी समझौते में उनका लाभालाभ अनुपात दिया होता है, उसके अनुसार उसका वितरण किया जाता है। और यहाँ पर जो शुद्ध लाभ निकलता है वह साझेदारों के पूंजी लेखों को या चल लेखों को स्थानांतरित किया जाता है। अब ये पूंजी और चल लेखे जो है यह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। उसके बाद आता है समाकलन पार्श्व। समाकलन पार्श्व में जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला पद सकल लाभ लिखा जाता है जो कि व्यापार लेखे से स्थानांतरित होता है। उसके बाद आता है प्राप्त कमीशन। यदि व्यवसाय को विक्रय करने के कारण कुछ कमीशन प्राप्त हुई है तो वह यहाँ पर लिखी जाती है। प्राप्त ब्याज, यदि व्यवसाय ने कहीं पर बैंक में या फिर किसी कंपनी में पैसे जमा किए हैं तो उसके ऊपर में ब्याज अर्थात वृद्धि प्राप्त होती है। उसके बाद आता है प्राप्त अपहार। यदि व्यवसाय ने किसी विक्रय पर क्रेताओं को छूट दी है तो उसे डिस्काउंट कहा जाता है, उसे प्राप्त अपहार, यह व्यवसाय के लिए प्राप्त अपहार होता है। सॉरी, जिस प्रकार से व्यवसाय में दत्त अपहार होता है, व्यवसाय के द्वारा दत्त अपहार दिया जाता है क्रेताओं को, उसी तरीके से व्यवसाय में साझेदारी व्यवसाय को क्रय के ऊपर भी छूट या अपहार मिलता है, उसे प्राप्त अपहार में इस लेखे के अंतर्गत लिखा जाता है।
उसके बाद आता है लाभांश। लाभांश अर्थात डिविडेंड। यदि कंपनी ने कंपनी के अंश खरीदे हैं तो उसके ऊपर में उसे लाभांश प्राप्त होता है। तो यह एक प्रकार का विनियोग होता है व्यवसाय के लिए साझेदारी फर्म के द्वारा, जो कि कंपनियों के अंश खरीदने के कारण इन्हें लाभांश प्राप्त होता है और यह आय कहलाती है और इसे लाभालाभ लेखे के समाकलन में लिखा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं सारी आय लाभालाभ लेखे के समाकलन में लिखी जाती है। उसके बाद है प्राप्त किराया। यदि व्यवसाय ने कोई गोडाउन किराए पे दिया है तो उसका उसे किराया प्राप्त होगा, या फिर कोई भवन किराए पर दिया है तो उसे किराया प्राप्त होगा। यह एक प्रकार की व्यय होती है। अन्य प्राप्तियों में छोटी मोटी आय को डाला जाता है, जैसे न्यूज़पेपर की बिक्री। उसके बाद आता है संपत्ति के विक्रय पर लाभ। यदि व्यवसाय ने किसी संपत्ति को बेचा है तो उसके ऊपर में लाभ हुआ है तो उसको यहाँ पर समाकलन पार्श्व में लिखा जाता है, और यदि अगर हानि होती है तो उसको विकलन पार्श्व में लिखा जाता है। विनियोग पर ब्याज। विनियोग व्यवसाय के द्वारा कई प्रकार से किया जाता है, अंशों में, ऋण पत्रों में, या फिर एफडी करके। तो उसके ऊपर में जो ब्याज प्राप्त होता है वह व्यवसाय की आय होता है, इसको समाकलन पार्श्व में दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर पुरानी संदिग्ध ऋणात्मक संचिति माइनस पुराना शुद्ध ऋण, नया शुद्ध ऋण तथा नई संदिग्ध ऋणात्मक संचिति, यह सूत्र फिर से आया है, लेकिन यहाँ पर इसको रिवर्स करके बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पुरानी संदिग्ध ऋणात्मक संचिति अगर ज्यादा होती है ये तीनों की टोटल से तो वह माइनस में आती है, इसलिए माइनस में यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, तो उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर समाकलन में उसको उस सूत्र को उल्टा करके लिखा जाता है। पहले पुरानी संदिग्ध ऋणात्मक संचिति लिखी जाती है, फिर उसके बाद ये तीनों की टोटल उसमें से घटाकर उसके नेट राशि आउटर में लिखी जाती है। उसके बाद आता है आहरण पर ब्याज। आहरण यह व्यवसाय के स्वामियों के द्वारा उठाई गई राशि तथा वस्तुएं होती है जिसके ऊपर में व्यवसाय को ब्याज देना पड़ता है, तो वह व्यवसाय के लिए आहरण पर ब्याज या आय होता है और यह साझेदारों के द्वारा दिया जाता है। यह भी इस साल नया है हमें, क्योंकि यह साझेदार होने के कारण जब साझेदार व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं तो उन्हें ब्याज भी दिया जाता है। अगर वो व्यवसाय से राशि उठाते हैं तो उनको व्यवसाय को ब्याज देना पड़ता है। इसके भी कुछ नियम है कैलकुलेशन के, जो कि हम उदाहरण हल करते समय पढ़ेंगे। उसके बाद आता है शुद्ध हानि। जिस तरीके से व्यवसाय में शुद्ध लाभ होता है तो वह समाकलन में लिखा जाता है और साझेदारों के पूंजी लेखे को स्थानांतरित कर दिया जाता है। उसी प्रकार से यदि शुद्ध हानि होती है तो वह भी साझेदारों के पूंजी लेखों को उनकी लाभालाभ अनुपात में स्थानांतरित कर दी जाती है। अब ये लाभालाभ लेखे का प्रारूप हमने समझ लिया। इन दोनों पार्श्वों का योग करने के बाद में उसका आधिक्य निकालने के बाद में यह लाभालाभ लेखा पूर्ण हो जाता है। अब हमने यहाँ पर लाभालाभ लेखे के बारे में प्रारूप को समझा। अगले वीडियो में हम साझेदारों की पूंजी लेखे तथा चल लेखों के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार।